नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और इस वीडियो में हम दो कैमरा आपस में कंपेयर करने वाले हैं। पहला है निकॉन का D3300 या D3300 और दूसरा है निकॉन का D5300। दोनों जो हैं ये कैमरा लगभग एक साथ ही रिलीज़ हुए थे। एक फरवरी 2014 में रिलीज़ हुआ था, दूसरा अप्रैल 2014 में रिलीज़ हुआ था। तो लगभग एक साथ रिलीज़ हुए हैं। तो इनका जो सेंसर है वो बिल्कुल आइडेंटिकल सेंसर है। दोनों ही जो है एक एक्सपीड 4 प्रोसेसर बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। तो सेंसर दोनों का सेम है, दोनों ही 24 मेगापिक्सल के जो है कैमरा हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं और क्या इनकी प्राइसिंग है। दोनों की प्राइसिंग में लगभग 9,500 रुपये या 10,000 रुपये का फ़र्क है। तो वो क्यों है, क्या एक के फ़ायदे हैं, क्या दूसरे के फ़ायदे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही 2014 में रिलीज़ हुए थे। निकॉन D3300 जो है वो अप्रैल 2014 में और निकॉन 5300 जो है वो फरवरी 2014 में रिलीज़ हुआ था। दोनों ही 24 मेगापिक्सल के कैमरा हैं। APS-C सेंसर फ्रेम बेस्ड हैं। APS-C सेंसर का मतलब होता है कि इसका सेंसर साइज़ जो है वो 24 बाय 16 mm का सेंसर साइज़ है। दोनों का ISO लेवल भी बिल्कुल सेम है। लो साइड में ये 100 पे जाते हैं और हायर साइड में ये 25,600 तक जाते हैं। दोनों जो हैं वो 5 फ्रेम पर सेकंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड से शूट कर सकते हैं। यदि आपको जल्दी जल्दी फ़ोटो खींचना है तो दोनों जो है बराबर स्पीड से फ़ोटो खींचेंगे। दोनों जो हैं ये फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। दोनों के वेट में थोड़ा सा फ़र्क है। निकॉन D3300 जो है वो थोड़ा सा वेट में हल्का है, 430 ग्राम पे, और 5300 जो है वो थोड़ा सा वेट में भारी है, 480 ग्राम पे। बैटरी लाइफ के मामले में D3300 थोड़ा बेटर है। 5300 जो है वो एक बैटरी चार्ज पे 600 शॉट लेता है, जबकि 3300 जो है वो 700 शॉट ले लेता है। तो ये दो चीज़ें जो है उसमें, यानी वज़न और बैटरी के मामले में थोड़ा सा D3300 अच्छा है। बाकी ज़्यादातर चीज़ों में जो है D5300 ज़्यादा बेटर है। अब उसमें D5300 में एक्स्ट्रा आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसकी LCD स्क्रीन। LCD स्क्रीन जो है वो 5300 की थोड़ी सी बड़ी है। 3300 में 3 इंच की LCD स्क्रीन है, 5300 में 3.2 इंच की यानी 3.2 इंचेस की स्क्रीन है। और सबसे बड़ी बात, इसकी LCD स्क्रीन जो है वो आर्टिकुलेटेड है। आर्टिकुलेटेड मतलब स्क्रीन घूम के बाहर आ जाती है, ऊपर को रोटेट होती है, नीचे को रोटेट होती है, जिसे हम फ्लिप स्क्रीन भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ 5300 में है, 3300 में ये नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो है मेन डिफरेंस है। इसके अलावा कनेक्टिविटी में जो है वो वायरलेस जो है वो 5300 में बिल्ट इन है, वाईफाई, और GPS भी इसमें है। अगर वायरलेस और GPS अगर आपको D3300 में चाहिए तो आपको वो ऑप्शनल एडॉप्टर लगाना पड़ता है, उससे आपको ऑप्शनल वाईफाई आपको मिल सकता है, नहीं तो नहीं। एक और जो मेजर एनहेंसमेंट जो 5300 में है वो है नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स। नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। D3300 में 11 फोकस पॉइंट हैं, 5300 में 39 फोकस पॉइंट हैं। तो ये 39 फोकस पॉइंट से क्या होता है कि फोकस हंटिंग कम होती है, और एक जगह अगर आपने फोकस किया हुआ है स्क्रीन पे और आपको फोकस इमीडिएटली दूसरी जगह मूव करना है तो वो फास्ट जो है वो मूव होता है और क्विक फोकस ग्रैब करता है। तो ज़्यादा फोकस पॉइंट हमेशा जो है फास्ट फोकस में हेल्प करते हैं। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें भी जो है अगर आप क्रॉस फोकस पॉइंट की बात करें, आप जिन पे मतलब आप एक्चुअली जो है वो शार्प फोकस मूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी, वो नंबर भी ज़्यादा हैं। जैसे D3300 में सिर्फ एक ही, जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, वो एक ही क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट है, लेकिन D5300 में 9 है। तो फोकस के मामले में 5300 जो है वो 3300 से काफ़ी बेटर रहेगा। जैसा कि मैंने बताया स्क्रीन बड़ी है तो थोड़ा स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी जो है वो, जिसे हम नंबर ऑफ डॉट्स में बोलते हैं, तो वो भी जो है वो थोड़ा सा 5300 में ज़्यादा है। 5300 आपको जो है टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी अलाउ करता है। टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग क्या होता है कि आप कैमरा को बोलते हैं कि भाई आप कुछ एक स्पेसिफिक अंतराल के बाद, एक कुछ समय के बाद, मान लीजिए हर
5 सेकंड में आसमान का या किसी चीज़ का एक फ़ोटो खींचें और फिर उन सारे फ़ोटोज़ को जोड़ के एक वीडियो बनाएं ताकि आपको ऐसे लगे कि बादल तेज़ मूव हो रहा है या ट्रैफिक फास्ट मूव हो रहा है। तो इस तरह के आपने वीडियोज़ देखे होंगे, इन्हें टाइम लैप्स वीडियो बोलते हैं। तो ये टाइम लैप्स की जो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है वो 5300 में है, 3300 में नहीं है। थोड़ा सा 5300 में डायनामिक रेंज भी जो है वो ज़्यादा है और इसमें आपको जो है वो एई ब्रैकेटिंग यानी जिसे हम ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग बोलते हैं उसकी भी फैसिलिटी आपको जो है 5300 में है। एई ब्रैकेटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप समझना चाहें कि ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग क्या होती है तो वो आप उसमें जो है वीडियो देख सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। बाकी इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो सेम है, दोनों में बिल्ट इन फ्लैश है, दोनों में जो है आप एक्सटर्नल फ्लैश माउंट है ऊपर, आप उसमें एक्सटर्नल फ्लैश जो है वो लगा सकते हैं। दोनों में जो है वो व्यू फाइंडर है अपना, दोनों रॉ सपोर्ट करते हैं। दोनों में फेस डिटेक्शन फोकस है, यानी अगर आप फोकस को फेस डिटेक्शन फोकस पे सेट करते हैं तो फ्रेम में जहाँ भी किसी पर्सन का फेस होगा तो ऑटोमेटिक उस फेस को फोकस में ले आएगा। और दोनों में जो है माइक्रोफोन पोर्ट है, ये एक अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये एक थोड़ी सी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सारे जो है ये डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मेजर जो डिफरेंस है वो है इसकी एलसीडी स्क्रीन में। लेकिन अगर आपको वीडियो बनाना है तो फ्लिप होके बाहर आने वाली एलसीडी स्क्रीन, पूरी टर्न होने वाली एलसीडी स्क्रीन काफ़ी हेल्पफुल रहती है, तो और थोड़ी सी साइज़ में जो है बड़ी भी है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा फोकस और वायरलेस कनेक्टिविटी, ये तीन जो हैं ये मेजर जो है वो चीज़ें हैं। अब आखिर में इनके प्राइस की बात करें तो प्राइस के मामले में निकॉन D3300 जो है वो लगभग आपको 25,000 में मिलता है अपने किट लेंस के साथ। और इसका जो स्टैंडर्ड जो किट लेंस है वो 1855 का VR किट लेंस है, तो उस किट लेंस के साथ ये आपको लगभग 25,000 में मिलता है। और सेम किट लेंस के साथ जो है 5300 जो है वो 34,500 रुपये मिलता है, यानी लगभग 9,500 रुपये का फ़र्क है। तो क्या ये 9,500 रुपये आपको जो है खर्च करने चाहिए? तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर चीज़ें दोनों में सेम है, दोनों में सेम रेजोल्यूशन है, दोनों में सेम प्रोसेसर है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपको इमेज क्वालिटी भी लगभग सेम मिलेगी। लेकिन अगर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए, अगर आपको फ्लिप स्क्रीन चाहिए, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, और तो ये तीन जो चीज़ें हैं मेन चीज़ें, अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको जो है 5,300 खरीदना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप जो है वो 3,300 से भी काम चला सकते हैं। अगर आपको पिक्चर के साथ वीडियोस भी बनाने हैं तो आप श्योरली 5,300 ही खरीदिए, क्योंकि उसमें फ्लिप स्क्रीन जो है वो आप सामने से देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपका जो है वो फ्रेमिंग कैसा है, क्या फोकस में है कि नहीं है, और फोकस में नहीं है तो आप सामने से उसे फोकस पे कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए 5,300 बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसके अलावा जो है वो जीपीएस कनेक्टिविटी है और उसमें बहुत सारे फोकस पॉइंट्स हैं तो आप जो आपको जल्दी और शार्प फोकस देते हैं। तो ये तीन चीज़ें 5,300 में अच्छी हैं और बहुत यूज़फुल भी हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि इन तीनों में से अगर आप 9,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो आप 5,300 लीजिए, और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी 3,300 बहुत अच्छा कैमरा है। दोनों की पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, हाँ फोकस करने में थोड़ा सा डिले होगा। जीपीएस की आजकल वैसे भी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो मैं नॉर्मली वाईफाई यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन फोकस पॉइंट्स जो हैं 39 फोकस पॉइंट्स जो हैं इंस्टेड ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्रॉस फोकस पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं, इसमें सिर्फ एक फोकस पॉइंट है। तो फोकस पॉइंट के हिसाब से जो है ये काफ़ी अच्छा कैमरा है 5,300। नहीं तो 3,300 भी बहुत बढ़िया कैमरा है। फीचर वाइज थोड़े से फीचर कम है मगर इमेज क्वालिटी वाइज लगभग दोनों सेम आएंगे। तो अगर आप 25,000 की रेंज में ख़रीदना चाहते हैं तो 3,300, और अगर आप 9,500 एक्स्ट्रा रुपये दे सकते हैं तो 5,300, दोनों ही बहुत बढ़िया कैमरा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। इसी तरह के और वीडियो और कंपैरिजन और फीचर्स और इन्फॉर्मेशन की अच्छी फ़ोटोग्राफी कैसे करते हैं ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी प्रश्न हो, फीडबैक हो या कुछ भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में लिखिए और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com। थैंक यू वेरी मच।